एसआईपी करके कोई जेनरेशनल वेल्थ नहीं बनाता। न राकेश झुंझुनवाला बने एसआईपी से, न विजय केडिया, न रामदेव अग्रवाल, न दमानी, एक भी नहीं। फिर भी हर हफ्ते एक नई रील आती है। 6,000 की एसआईपी, 30 साल में 48 करोड़। मेरी इसी सब्जेक्ट पे रील 15,000 लाइक और 4 लाख से ज्यादा व्यू ले चुकी है। आज उसी इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ते हैं और बताते हैं वेल्थ असल में बनती कैसे। वो क्लेम थी 6,000 की एसआईपी, हर साल 10% बढ़ाओ, 30 साल में 48 करोड़। पहली गड़बड़, हर साल सैलरी नहीं बढ़ती। आप एसआईपी कैसे बढ़ाएंगे? आपकी सैलरी में 10% का इंक्रीज हर साल नहीं आता, तो हर साल 10% एसआईपी बढ़ाना संभव नहीं होगा। जबकि मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत सारे खर्चे आएंगे, शादी, ईएमआई, मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन मेंटेन करने में डिफिकल्टी लाएंगी। दूसरी गड़बड़, रिटर्न रेट। रियलिस्टिक 12% पर 30 साल बाद यह पूरा कैलकुलेशन सिर्फ 5 करोड़ देता है। और अगर हम 20% का बहुत डिफिकल्ट रिटर्न सोचें तो ये 24 करोड़ देता है। वैसे आपकी जानकारी के बता दूं कि 20% का रिटर्न हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड में कभी नहीं दिया, इंडेक्सेस ने कभी नहीं दिया, तो ये संभव नहीं है। इम्पॉसिबल। 20% भी सिर्फ 24 करोड़, 48 करोड़ नहीं। और यही रील करोड़पति वाले सपने बेचती है। अब सवाल यह है कि रील इतनी वायरल क्यों होती है और बार बार क्यों बनती है? क्योंकि आपको इल्यूजन देती है कि वेल्थ बनाना पैसिव है। एक बार एसआईपी सेट कर दो, भूल जाओ, 30 साल बाद करोड़पति। यह सेल होता है क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं दिखता, कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं समझना, कोई समय नहीं देना। पर सच यह है, पैसा बनाना कभी भी पूरी तरह से पैसिव नहीं होता। अगर होता तो हर वो इंसान जिसने पिछले 30 साल में एक एसआईपी शुरू की थी आज करोड़पति होता। तो असली सवाल यह नहीं है कि एसआईपी सही है या गलत। एसआईपी एक टूल है, डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा टूल। असली सवाल यह है, आप अपने पैसे के मालिक हो या सिर्फ पैसेंजर हो। अब एक और सच्चाई बताता हूं जो रील वाले कभी नहीं बताते। ये पूरा कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो रहा है और म्यूचुअल फंड्स फ्री नहीं है। हर फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है, 1.5, 2, 2.5, कभी 3% तक। सुनने में छोटा लगता है, पर 30 साल तक कंपाउंड होते होते ही एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न में से एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। अगर फंड ने 12% रिटर्न दिया और उसमें से 2-2.5% एक्सपेंस में चला गया तो आपको 9.5-10% मिले। यह फर्क छोटा नहीं लगेगा शुरू में, पर 30 साल के कंपाउंडिंग में यह लाखों और कई बार करोड़ का फर्क बन जाता है। और दूसरी बात, ये मान लो कि आपने एक्सपेंस रेशियो भी मान लिया, फिर भी असली सवाल ये है कि क्या फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट भी कर रहा है? ज्यादातर एक्टिवली मैनेज फंड्स लंबे समय में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। ये कोई एक आध साल की बात नहीं है, यह पैटर्न बार बार दिखता है साल दर साल स्टडीज में। और जो फंड्स टॉप पे रहते हैं किसी एक साल, वो अगले 3-4 साल में टॉप पे बने रहें, यह भी गारंटी नहीं है। फंड मैनेजर बदल जाता है, स्ट्रैटेजी बदल जाती है, टॉप परफॉर्मर अगले साइकिल में औसत बन जाता है। तो अब सोचो, अगर आप एक फंड चुन रहे हो सिर्फ उसके पास परफॉर्मेंस और मैनेजर के नाम के आधार पर, क्योंकि उस फंड के पास और कोई ठोस रेफरेंस पॉइंट नहीं होता सिवाय इतिहास के, तो क्या फर्क है इसमें और खुद स्टॉक्स चुनने में? अगर आप इतना भरोसा कर सकते हो किसी और के जजमेंट पे, किसी और के पास ट्रैक रिकॉर्ड पे, तो आप उतना ही भरोसा अपने खुद के रिसर्च, अपने खुद के जजमेंट पे क्यों नहीं कर सकते? यही वो मोमेंट है जहां पैसिव इन्वेस्टिंग की पूरी नींव हिल जाती है। आप पहले से ही एक्टिव डिसीजन ले रहे हो, बस वह डिसीजन किसी और के हाथ में दे रहे हो अपनी फीस दे के। पैसेंजर वो है जो पैसा डालता है और भूल जाता है, उम्मीद करता है कि मार्केट अपने आप उसे अमीर बना देगी। ओनर वो है जो जानता है उसका पैसा कहाँ लगा है, क्यों लगा है और कब मूव करना है। बाई राइट, होल्ड टाइट, यह फिलॉसफी उस पैसेंजर के लिए बनी है जो पूरी तरह से डिसंगेज रहना चाहता है। मैं उस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं एक्टिव इन्वेस्टिंग में, रोटेशन में, मोमेंटम में, अपने पैसे को एक्टिव रूप में मैनेज करने में, ना कि उसे सेट करके भूल जाने में। और इसके लिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, मैं जो खुद फॉलो करता हूं। अब यह एक बात साफ कर रहा हूं, मैं एसआईपी को गलत नहीं बता रहा। एसआईपी डिसिप्लिन है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अलग रखने की आदत, यह बिहेवियर रेगुलेट करती है। बिना डिसिप्लिन के कोई वेल्थ नहीं बनती, एक्टिव हो या पैसिव। पर डिसिप्लिन सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व नहीं है,
वही एसआईपी वाला डिसिप्लिन आप इंडेक्स में लगा सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स में लगा सकते हो, या अपने एक्टिव ट्रेडिंग कैपिटल में हर महीने ऐड कर सकते हो। डिसिप्लिन वही रहती है, बस डेस्टिनेशंस बदल जाता है, और डेस्टिनेशन सही हो तो वही डिसिप्लिन पैसा बेहतर आरओआई देता है। तो सवाल एसआईपी करें या ना करें का नहीं है, सवाल है वो डिसिप्लिन पैसा जा कहाँ रहा है। अपने पूरे इन्वेस्टेबल पैसे को 3 हिस्सों में बांटो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 40 से 50%, एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग 20 से 30%, कैश और कैश इक्विवेलेंट 30%। पहला बकेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके टोटल कैपिटल का 40 से 50%। ये वो पैसा है जो सालों तक कंपाउंड होने के लिए है। इंडेक्स फंड, क्वालिटी स्टॉक्स, ब्लू चिप्स, इसे आप छेड़ते नहीं, ये आपकी फाउंडेशन है। यही वो डिसिप्लिन वाली एसआईपी फिलॉसफी काम आती है, पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ। दूसरा बकेट है एक्टिव इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, 20 से 30%। और ये वो हिस्सा है जहां आप इंडेक्स को बीट करने के लिए खेलते हो। यहाँ रोटेशन है, मोमेंटम है, सेक्टर की स्ट्रेंथ देख के पैसा मूव करना है, वीकनेस से निकलना है। टारगेट क्या है यहाँ? इंडेक्स पर 10 से 12% का अल्फा जनरेट करना। मतलब अगर आप निफ्टी साल में 12% दे रहा है, आपका एक्टिव बकेट 22 से 24% जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। यह हर साल नहीं होगा, पर यही टारगेट है जिसके लिए आप एक्टिव रहते हो। तीसरा बकेट कैश या कैश इक्विवेलेंट 30%। यह सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा है। लोग सोचते हैं कैश आइडल पैसा है, वेस्ट है। गलत सोच है। यह कैश आपका एम्यूनेशन है। जब मार्केट गिरती है, जब कोई अपॉर्चुनिटी अचानक सामने आती है, पैसेंजर के पास पैसा नहीं होता क्योंकि सब कुछ लॉक्ड है। ओनर के पास कैश रेडी रहता है। अब एक स्मार्ट मूव बताता हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बकेट को जो पहले वाला 40-50% है, उसे लिक्विडेट मत करो जब आपको एक्टिव ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए। उसकी जगह उसे मार्जिन के अगेंस्ट प्लेज करो। मतलब क्या हुआ इसके? आपका वही पैसा एक साथ दो काम कर रहा है। वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड भी हो रहा है और साथ में आपको ट्रेडिंग के लिए मार्जिन भी दे रहा है। आपका पैसा कभी आइडल नहीं बैठा, वह हर तरफ से काम पर लगा है। यही कैपिटल एफिशिएंसी है, और यही असली फ़र्क है ओनर और पैसेंजर के सोचने के तरीके में। पैसेंजर पूछता है कितना पैसा लगाऊं, ओनर पूछता है इस पैसे से मैं कितने काम एक साथ करवा सकता हूं। अब कोई पूछेगा यह तो रिस्की लगता है, एसआईपी भूल के बैठ जाना सेफ था, एक्टिव रहना, रोटेशन करना, मार्जिन प्लेज करना, ये तो ज़्यादा रिस्क है। सुनिए, रिस्क तब बढ़ता है जब आप बिना समझे कुछ करते हैं। एक्टिव इन्वेस्टिंग रिस्की तब है जब आपके पास स्किल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। पर वही एसआईपी भूल के बैठ जाना, वह भी एक रिस्क है, साइलेंट रिस्क। आप सोच रहे हो कि आप सेफ हो, पर असल में आप अपने पैसे को पूरी क्षमता से काम नहीं करवा रहे। एक्टिव होने का मतलब रेकलेस होना नहीं है। एक्टिव होने का मतलब आप जानते हो आपका पैसा कहाँ है, क्यों है और कब मूव करना है। ये कहने का ये मतलब नहीं कि एसआईपी नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी का इंस्ट्रूमेंट बदल सकता है। जो लोग म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी कर रहे हैं, उन्हें भी एक्टिव रहना होगा। उन्हें ये वॉच करना होगा कि उनका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। फंड की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना, रोटेट करना और प्रॉपर सेक्टर में इन्वेस्ट करना भी एक एक्टिव इन्वेस्टिंग है। एसआईपी इन म्यूचुअल फंड और इंडेक्स कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिंग, कि आपका पोर्शन लार्ज कैप में जा रहा है, मिड कैप में जा रहा है, स्मॉल कैप में जा रहा है, सेक्टोरल फंड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। मेरा ये कहना है कि ये फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट के मेथड से पैसा नहीं बनता। यू हैव टू रिमेन एक्टिव इवन इन एसआईपी इन फंड्स और इंडेक्सेस। मेरे कहने का सिंपल अर्थ ये है कि जब आप ये कहते हैं कि एसआईपी करके भूल जाना, तो मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। आप पिछले 3 साल का हिसाब देखिए, ना तो इंडेक्स बढ़ा, ना तो कोई रिटर्न आया, म्यूचुअल फंड्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये सारी इन्वेस्टिंग गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। ये फेजेस आते हैं इन्वेस्टमेंट साइकिल में, और यहीं पे एक्टिव इन्वेस्टिंग का रोल बढ़ जाता है। हो सकता है निफ्टी ने मूवमेंट ना किया, हो सकता है क्लोजिंग और ओपनिंग ईयर में निफ्टी का कोई मूवमेंट ना दिख रहा हो 3 सालों में, लेकिन अगर आप ईयरली बेसिस पे हाई और लो का देखेंगे तो काफ़ी बड़े अंतराल में ये इंडेक्सेस मूव किए हैं। यानी स्टॉक्स भी मूव किए हैं, इंडेक्सेस भी मूव किए हैं, ओवरऑल फ्लैट हो गए हैं या विदाउट रिटर्न है। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग जो बेसिक मूवमेंट होता है मार्केट का और इंडेक्स का, उस अपॉर्चुनिटी को भी कैश करता है। इसीलिए मेरा कहना है कि
मेजर कैपिटल जो आपका कंपाउंड के लिए है उसके ऊपर 30% पैसा जो आप रोटेशनल कैपिटल डालते हैं, एक्टिव ट्रेडिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग डालते हैं, ऐसे फेज में जब मार्केट साइडवेज हो या कोई ग्रोथ ना दे रहा हो, उस समय भी एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इसलिए एक्टिव इन्वेस्टिंग का तड़का मारना जरूरी होता है। तो अगली बार कोई 48 करोड़ वाली एसआईपी रील दिखाए तो 2 सवाल पूछो खुद से। पहला, क्या यह नंबर रियलिस्टिक है या सिर्फ एक एक्सट्रीम रिटर्न रेट पर बनाया गया इल्यूजन है? दूसरा, क्या मैं इस पैसे का ओनर हूं या सिर्फ पैसेंजर बन के बैठा हूं? अपना पैसा 3 बकेट्स में बांटिए, लॉन्ग टर्म को कंपाउंड करने दीजिए, एक्टिव बकेट से अल्फा निकालिए, कैश को अम्युनिशन की तरह रखिए और जहां पॉसिबल है प्लेज करके कैपिटल को डबल काम पर लगाइए। यही फर्क है 30 साल बाद एक इल्यूजन वाले 48 करोड़ के इंतजार में बैठे रहने और आज से एक्टिव ओनर बनने में। कमेंट में बताइए आपका पैसा अभी किस बकेट में सबसे ज़्यादा बैठा है। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। Until then, learn, earn and return with us.